हेलो नमस्कार, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर। आज अपन लोग बात करने वाले हैं रुधिर वर्ग के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग क्या होता है इसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे खोजकर्ता का नाम। तो रुधिर वर्ग की खोज करने वाला वैज्ञानिक था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा इसकी खोज 1900 में की गई थी। कब की गई थी? 1900 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ये बात अपने को याद रखनी है। रुधिर वर्ग को पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझना। ये जो टर्म है वो है आपका पहला, आपका आएगा प्रतिजन के ऊपर। क्या होता है प्रतिजन? अपन लोग पढ़ेंगे प्रतिजन किसे कहते हैं। इसको अपन एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है एंटीजन? एंटीजन के नाम से स्पष्ट है कि एंटी का मतलब होता है विरोधी, अर्थात विरोध करने वाला। अपना जो शरीर है वो शरीर किसी का यदि विरोध करता है, इसका मतलब वो बाहर से प्रवेश किया है, इसका मतलब वो एंटीजन है। तो कहने का मतलब वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर में प्रवेश करे और हमारे शरीर को हानि पहुंचाए, तो उसे अपन लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीजन के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः सुनिए, वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर में प्रवेश करे और हमें नुकसान पहुंचाए, हमें हानि पहुंचाए, उसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब अब हमारा शरीर, तो हमारे शरीर के लिए वो क्या है? हानि पहुंचा रहा है। इसका मतलब वो हमारे शरीर का दुश्मन है और ऐसे दुश्मन से सावधान रहना पड़ता है, ऐसे एंटीजन से सावधान रहना पड़ता है। तो इसी एंटीजन को आधार बनाकर कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई। गौर करिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज इसीलिए की थी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ इस तरीके से हानि पहुंचाने वाले रोगाणु प्रवेश कर रहे थे। अरे ये रोगाणु हो सकता है, ये रोगाणु में कौन कौन से रोगाणु में? ये जीवाणु हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ये प्रोटोजोआ हो सकता है, ये कवक हो सकता है। तो कहने का मतलब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एंटीजन है। इस बात को गौर से ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये एंटीजन अर्थात 36 का आंकड़ा देने वाला, 36 का आंकड़ा शरीर का हमेशा इससे 36 का आंकड़ा रहेगा, इसका विरोध करेगा। शरीर हमेशा इसका विरोध करेगा। ये अपने को गिनकर गांठ बांध लेना कि एंटीजन है, इसका मतलब हमारी बॉडी इसका विरोध करेगी। कर लिया याद? अब देखो, शरीर इसका विरोध करेगा, ये एंटीजन है, 36 का आंकड़ा रखेगा। कौन रखेगा? बॉडी हमारी रखेगी। हमारा शरीर इससे 36 का आंकड़ा रखेगा। ये बात याद रख लेना। अब ये प्रतिजन है, एंटीजन है, अर्थात वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, हमारे शरीर को हानि पहुंचाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रतिजन के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में? अब दूसरी बात करेंगे अपन लोग एंटीबॉडी के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को अपन कहते हैं प्रतिरक्षा। क्या कहने वाले हैं? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा कहें या एंटीबॉडी कहें। एंटीबॉडी से अपने को समझना है, बॉडी से आप ले सकते हैं बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड होता है, उसका काम होता है शरीर की सुरक्षा करना। क्या काम होता है? वो किसी का अगर बॉडीगार्ड है तो वो रक्षा करने का काम करेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये अपना जो एंटीजन होता है, उस एंटीजन के विरुद्ध अपने शरीर की क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है। उसे अपन एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो याद रख लेना, वह प्रत्येक
आंतरिक घटक जो एंटीजन से हमारी रक्षा करे उसे अपन लोग एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ये एंटीजन होता है, ये एंटीजन क्या होते हैं। समझो, इधर मैंने आपको एंटीबॉडी के बारे में थोड़ी बहुत बता दी। अब एक बार पुनः आप आ जाओ एंटीजन के ऊपर। एंटीजन जो होता है, इस एंटीजन को अपन लोग हमेशा याद रख लेना, इस एंटीजन के जो विरोध में, एंटीजन के विरोध में एंटीबॉडी शरीर में बनेंगी। सीधी सी बात है। तो एंटीजन जो होता है, इस एंटीजन के नाम के आधार पर, एंटीजन के नाम के आधार पर ही क्या किया गया, अपने रुधिर समूह की खोज की गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि रुधिर वर्ग की खोज, रुधिर वर्ग की खोज एंटीजन के आधार पर की गई। रुधिर वर्ग की खोज एंटीजन के आधार पर की गई है, एंटीजन के आधार पर की गई है। एंटीजन जो होते हैं ये एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि रुधिर होता है, उस रुधिर की जो आपकी जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक एंटीजन उपस्थित रहता है। एंटीजन की लोकेशन को फिर से सुनिए। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर कौन उपस्थित रहता है? एंटीजन उपस्थित रहता है। ये याद रख लेना। तो एंटीजन कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो एक बात अपने को ये ध्यान रखना कि एंटीजन आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित रहती है, प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित रहती है। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको याद रखना। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यह तो बता दिया कि रुधिर वर्ग की खोज किस आधार पर की गई? एंटीजन के आधार पर की गई। ठीक है, आपको एक लाइन याद रखनी है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन्स पर, क्या याद रखोगे? आरबीसी की मेम्ब्रेन्स पर जो एंटीजन उपस्थित होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। एक बात पुनः सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर जो एंटीजन उपस्थित होता है ना, वही आपका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। एक बात और याद रखना कि जो एंटीजन होते हैं, इस एंटीजन को अपन दो नाम से जानेंगे। एक आप कैपिटल ए के नाम से जानोगे और एक आप कैपिटल बी लेटर के नाम से जानोगे। एंटीजन को आप कैपिटल ए और कैपिटल बी लेटर के नाम से जानोगे। इसका मतलब हो गया कि जो रुधिर है, आपका जो रुधिर वर्ग है, वो भी ए और बी होगा, कैपिटल लेटर। आई बात समझ में? तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिजन होता है, प्रतिजन के आधार पर ही किसकी खोज की गई है? रुधिर वर्ग की खोज की गई है। यह बात अपने को याद रखनी है। अब मैं आ रहा हूं प्रतिरक्षा के ऊपर। प्रतिरक्षा के ऊपर अगर मैं बात करूं तो प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा, या इसको अपन कह सकते हैं एंटीबॉडी। तो प्रतिरक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखो इधर, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा था कि जो प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षा, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? एंटीबॉडी। अर्थात बॉडी का मतलब बॉडीगार्ड, रक्षा करने वाला। ये एंटीजन के विरोध में होती है, अर्थात अपने शरीर की रक्षा करती है। ये तो अपने को याद है। अब ये जो शरीर की रक्षा करने वाली जो ये एंटीबॉडी होती है ना, इस एंटीबॉडी को अपन, कुछ एंटीबॉडी होती है जो अपनी जो जब अपन माँ का दूध पीते हैं उस समय माँ के दूध से निकलने वाली जो एक आपको जो एंटीबॉडी मिलती है, तो उसे अपन कहते हैं माँ के दूध से, माँ के
दूध से क्या मिलती है आपको? एंटीबॉडी मिलती है। माँ के दूध से मिलने वाली, माँ के दूध से मिलती है, मतलब शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडी अपने को पहले से प्रेजेंट रहती है। ऐसी एंटीबॉडी जो होती है, उस एंटीबॉडी को अपन लोग क्या कहेंगे? अपन लोग कहने वाले हैं, अर्थात पहले से जो प्रेजेंट होती है उसको अपन कहते हैं नेचुरल एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? नेचुरल एंटीबॉडी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, और यदि आप एंटीबॉडी को बाहर से लेते हैं, एंटीबॉडी को बाहर से लेते हैं, किसी टीके के द्वारा लेते हैं या फिर किसी पोषक पदार्थ के द्वारा लेते हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अच्छी मेडिसिन के द्वारा, टीके द्वारा, आप लोग यदि किसी अच्छे पोषक पदार्थ के द्वारा अगर अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी का विकास करते हैं तो उसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? उपार्जित एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल एंटीबॉडी कह सकते हैं, कृत्रिम एंटीबॉडी कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसको उपार्जित एंटीबॉडी, उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे प्राकृतिक प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक तो हो गई आपकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा और दूसरी कौन सी होगी? उपार्जित प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है, ये कहाँ से लेते हैं? अर्थात ये अपने शरीर के अंदर ही बनती है। ये अपन जब माँ के दूध में जो उपस्थित होती है एंटीबॉडी, वो कौन सी होती है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा होती है जो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ अपने को याद रखनी है कि उपार्जित प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा कौन कौन सी होती है। अगली बात मैंने आपको बताया था, प्रतिजन के अंदर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि वो क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान रखना कि ये जो प्रतिरक्षा होती है, ये प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबिन्स होती है। क्या होती है? इम्यूनोग्लोबिन होती है। क्या होती है? इम्यूनोग्लोबिन्स होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से इम्यूनोग्लोबिन है। यहाँ पर अपने को प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बारे में आपको पता चल गया कि प्रतिरक्षा और प्रतिजन किसे कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बढ़ाऊंगा कि जो रुधिर समूह है, वो रुधिर समूह कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं रुधिर समूह के बारे में। आपको पता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने जो प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? प्रतिजन के आधार पर। याद रख लेना इस लाइन को, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा गया। रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा गया, पहला जो रक्त समूह आपका आता है तो वो आपका, याद रख लेना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया ब्लड ग्रुप। यहां पर मैंने क्या लिखा? ब्लड ग्रुप। और कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित होती है और कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर अपने को याद रखना, यहां पर मैंने लिख दिया एंटीजन, ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटीबॉडी। ठीक है ना? ये आपका हो गया रक्त समूह, ये हो गया आपका प्रतिजन, और ये हो गया आपका प्रतिरक्षा। ठीक है? अब याद रख लेना, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। ये लाइन मैंने आपको अभी भी बताई है। ठीक है ना? क्या कहा था? मैंने कहा आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो मान लीजिए आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए उपस्थित है, तो आपका रक्त समूह कौन सा हो गया? ए हो गया। दूसरी पोजीशन यह बन सकती है कि आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन उपस्थित हो,
तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? बी होगा। तीसरी पोजीशन ये बन सकती है कि आरबीसी की सतह पर ए एवं बी, ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित हो तो रक्त समूह कौन सा हो गया? ए बी। और चौथी शर्त यह बन सकती है कि आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित न हो, तो अगर आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर जो रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो रक्त समूह। तो कहने का मतलब रक्त समूह कितने हो गए? रक्त समूह कितने हो गए? रक्त समूह 4 हो गए। ठीक है ना? कितने रक्त समूह हो गए? 4 रक्त समूह हो गए। यहाँ पर अपने को ये बात याद रखनी है। अब जो ये रक्त समूह है ना, इस रक्त समूह के अंदर आपको एंटीजन के बारे में पता चल गया। अब इस एंटीजन का उल्टा आपकी एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंटीबॉडी एंटीजन के हमेशा क्या होती है? विरोध में उपस्थित रहती है। ये अपने को ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा था कि जो एंटीजन उपस्थित होता है ना, उस एंटीजन के विरोध में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी, अगर आपके शरीर में एंटीजन ए उपस्थित है, एंटीजन आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए उपस्थित है, तो यहाँ पर स्मॉल लेटर के अंदर आपको एंटीबॉडी बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। यदि ए और बी दोनों उपस्थित है, कौन? एंटीजन दोनों हैं, तो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर यहाँ पर एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए व बी दोनों होगी। आई बात समझ में? यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रुधिर समूह होता है वो 4 प्रकार का होता है। वो किस आधार पर दिया गया था? वो आपके एंटीजन के आधार पर दिया गया। मैंने कहा था कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। यदि आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित है तो रुधिर वर्ग ए होगा, बी उपस्थित है तो रुधिर वर्ग बी, अगर रुधिर वर्ग ए और बी दोनों उपस्थित है तो ए बी होगा, और अगर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है आरबीसी की सतह पर तो 0 ब्लड ग्रुप होगा, जिसको अपन ओ ब्लड ग्रुप ही कहते हैं धीरे धीरे। तो कहने का मतलब यह हो गया कि इस तरीके से इसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बनेगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब इससे आगे अपन कंटिन्यू करें तो इससे आगे आपको ध्यान रखना है कि अब आपको ये पता करना है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक है ना? इसको अपन पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना इधर, कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब देखो इधर, मैं आपको ये बता दूं कि एक आपका रुधिर वर्ग है एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। आपका जो रुधिर वर्ग ए बी है, आपका जो रुधिर वर्ग ए बी है, इस ए बी रुधिर वर्ग को अपन क्या कह सकते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही। और जो ओ रुधिर वर्ग है जिसको अपन सर्वदाता कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो याद रख लेना। ए बी रुधिर वर्ग है, इसको तो अपन क्या कहेंगे? सर्वग्राही। और जो ओ रुधिर वर्ग है उसको अपन कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब क्यों कहते हैं इसको ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? मैंने आपको अभी कहा था कि ए बी रुधिर वर्ग का नाम क्या है? ए बी। तो इसका एंटीजन कौन सा हो गया? इसका एंटीजन क्या होगा? एंटीजन इसके ऊपर कौन सा होगा? ए बी है तो ए बी होगा, वो बी भी होगा। और एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होगा। तो यदि आप किसी के शरीर के अंदर ए बी रुधिर को देते हैं, ठीक है ना, ए बी रुधिर को देते हैं, या ए बी वाला जो होता है वो अगर मांग करता है बी वाले से, बी को कहता है, मान लीजिए मैंने आपको बता दूं कि जो बी रुधिर वर्ग है, बी के अंदर बी रुधिर वर्ग है, बी का एंटीजन कौन सा होगा? बी का बी एंटीजन होगा।
और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा होगा, इसके अंदर ए एंटीबॉडी होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो बी रुधिर वर्ग है वो यदि ए बी को रुधिर देना चाहे तो जब ये बी रुधिर वाला व्यक्ति ए बी वाले को रुधिर देता है तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जब ये मान लीजिए इसके शरीर में प्रवेश कर गया, बी का रुधिर ए बी के शरीर में प्रवेश किया तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है, अर्थात बी का विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। इसी तरीके से ए का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी अगर है ही नहीं अंदर तो विरोध कौन करेगा। तो कहने का मतलब ये तो यहाँ पर आ रहा है, इसकी पूरी चेकिंग होगी, बी की पूरी चेकिंग होगी, चेकिंग करने के बाद में अंदर डाला जाएगा कि इसके पास में कोई, तो कहने का मतलब ये हो गया कि बी जैसे ही शरीर में गया तो यहाँ पर ये तो आ गया। इसीलिए जब ये जाता है शरीर के अंदर तो इसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी है ही नहीं है बी के पास में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही। और सर्वदाता इसको क्यों कहते हैं, ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। जब एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ये यदि किसी को ब्लड देगा, मान लीजिए ए को ब्लड दे रहा है, ओ वाला व्यक्ति ए को ब्लड दे रहा है, तो चेकिंग किसकी होगी, सबसे पहले ए वाला क्या करेगा, ए वाला सबसे पहले यदि मान लीजिए ओ वाला व्यक्ति है सर्वदाता, ठीक है ना, ओ वाला व्यक्ति दे रहा है ए को ब्लड। जब ये ब्लड दे रहा है तो इसके पास में, ओ के पास में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, और जब ये एंटीजन इसके पास में है नहीं तो इसका एंटीबॉडी कौन से हो गए, ए और बी दोनों हो गए, ठीक है ना। ओ के पास में एंटीबॉडी कौन से हो गई, ए और बी दोनों उपस्थित है। तो कहने का मतलब जब ए वाला ब्लड दे रहा है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है अंदर, तो कहने का मतलब मिक्स हो रहा है ब्लड ए को दे रहा है, इसका मतलब ब्लड क्या हो रहा है, क्लम्पिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसीलिए ये ब्लड दे सकता है, सभी को दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, कोई दुश्मन है ही नहीं इसके अंदर, कोई दुश्मन है ही नहीं, शरीर का कोई दुश्मन ही नहीं है, तो शरीर आसानी से ब्लड ले लेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है समझाने की, आपको आई होगी। अब देखो ये बात तो यहाँ तक होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये ब्लड ग्रुप है कौन किसको ब्लड दे सकता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो इधर आपको ये ध्यान रखना कि जो आपके जो रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं, ए है, ए किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, ए किसको ब्लड दे सकता है, ए को ब्लड दे सकता है और ए से ब्लड ले सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ए है, ए से ब्लड दे सकता है, ए से ब्लड ले सकता है, ठीक है। बी है आपका, वो बी से ब्लड दे सकता है, बी से ब्लड ले सकता है। इस तीर का मतलब समझ लेना, दोनों तरफ है, इसका मतलब ये इसको देगा, ये इसको देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ए बी है, इसी तरीके से यहां पर मैंने लिख दिया ए बी किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, ए बी को दिया और ए बी से लिया। यहां पर मैंने लिख दिया ओ ब्लड ग्रुप, ओ किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, तो ओ से ले सकता है, ओ को दे सकता है। ये तो बातें हो गई जनरल, ये बातें तो सबको पता है, लेकिन अब इससे आगे ध्यान रखना, इससे आगे अपने को ये पता होना चाहिए कि जो ए वाला, अब यहाँ तक तो सबको पता, अब इससे आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जो यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल आप कॉपी के अंदर बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आएगा ऐसा, और आपको करेक्ट करके आना है। अगर आप ये टेबल समझ में आ जाएगी तो आप नहीं भूल पाओगे। देखो इधर यहाँ तक तो ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, बी को ब्लड दे सकता है, ओ को ब्लड दे सकता है। इतनी बात तो आपको याद रखनी है। अब अपने को एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मैंने बनाया है ना, अब देखो सभी के अंदर तीर के निशान ऊपर की ओर कर दो, सभी के अंदर तीर के निशान ऊपर की ओर करना है, तीर के निशान ऊपर की ओर होने चाहिए। इधर देखिए, अब आपसे पूछे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ए वाला व्यक्ति है, वो ए वाला व्यक्ति बीमार है,
हॉस्पिटल के अंदर पड़ा, उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो ए को ब्लड कौन दे सकता है? ए को ब्लड कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? ए की तरफ तीर कौन कौन से आ रहे हैं? ए की तरफ ये ए है, इस ए की तरफ एक ओ से आ रहा है और एक ए से आ रहा है। तो कहने का मतलब ए को ब्लड कौन दे सकता है? ए को एक तो ए दे सकता है और ओ दे सकता है। ले कौन सकता है? ले कौन सकता है? एक तो ए भी ले सकता है और एक ए ले सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप भले कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको, ठीक है ना, मान लीजिए बी वाला व्यक्ति बीमार है और बी को कौन दे सकता है? तो अपने को ये पता है कि बी की ओर तीर आ रहा है, एक तो ओ का, एक बी खुद का आ रहा है, तो ओ दे सकता है और बी दे सकता है। ले कौन सकता है? ले सकता है, एक तो बी ले सकता है, एक ए भी ले सकता है। आई बात समझ में? ओ को देख लीजिए, ओ को अगर रुधिर वर्ग ओ है तो ओ के अंदर देखिए ओ को ब्लड कौन दे सकता है? तो ओ की तरफ तीर का निशान केवल किसका आ रहा है? ओ का ही आ रहा है, बाकी सभी तीर निशान जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ओ को केवल ओ ही ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। और ओ किससे ले सकता है? केवल ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है? बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है। इसका मतलब ये सभी को दे सकता है। आई बात समझ में? ये टेबल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, परीक्षा के अंदर अक्सर पूछी जाती है। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला लफड़ा क्या है, वो भी बताओ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप है उन ब्लड ग्रुप का एक RH कारक, ठीक है ना, जो इसकी खोज मक्का का रिसर्च बंदर से की गई थी, उसके बारे में अपन डिटेल से कल पर बात करेंगे और कल आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला लफड़ा क्या है। तब तक के लिए आज इतना ही करने वाले अपन इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।